Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3, USA Hegemony in the World. This chapter relates to contemporary world and politics of class 12th political science. So let us read. जब दूसरा विश्व युद्ध दुनिया में ख़त्म हुआ, when the second world war ended in the world, there is the only two powers left. The first one is USA and the second one is USSR. पर यूएसएसआर का विखंडन हो गया था, टूट गया था यूएसएसआर कब 1991 में। तो उसके बाद कौन बचा बस जिसकी पूरी दुनिया में चलती थी, वो था यूएसए। तो यूएसए की हेजीमनी दुनिया ने कैसे एक्सेप्ट की वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और कौन से यूएसए के सामने चैलेंजेस आए वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हेजीमनी का मतलब होता है दादागिरी। आसान शब्दों में इसको दादागिरी बोलते हैं, या ये कह लो कि आपको किसी ने दादा मान लिया, इसको भी हेजीमनी ही बोला जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, यूएसए हेजीमनी हैव बीन स्टार्टेड एंड यूएसए पावर इनएक्ट एंड इवन एनहेंस्ड। दुनिया भर में यूएसए की पावर बढ़ गई और यूएसए की हेजीमनी भी बनने लगी। इट अपियर्स दैट यूएसए हेजीमनी अपियर्ड आफ्टर 1991। और यूएसए की हेजीमनी कब सामने आई? जब दुनिया में सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया था, यूएसएसआर टूट गया था। यूएसएसआर कितने उससे बना था? 14+1। 14 अदर देश थे और 1 कौन था? हमारा रशिया। So third point, but first some aspect of the US hegemony did not emerge in 1991 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी 1945 से ही, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म रेस शुरू हो गई थी और फिर दोनों अपने आप को एक दूसरे के सुपीरियर दिखाना चाहते थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी इसका एक वो था पॉइंट इसके पीछे। सेकेंड, यूएसए डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हेजिमोनिक पावर। यूएसए ने कभी भी इस तरह नहीं बिहेव किया कि वो उसकी तो अब हेजिमनी है, यूएसएसआर टूट गया, या फिर इस तरह से कि मैं ही दादा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा यूएसए ने कभी भी। इट बिकम क्लियर आफ्टरवर्ड। और ये क्लियर कब हुआ? कब यूएसए ने खुले तौर पे कहा कि अब हमारी दादागिरी चलेगी? जब क्या हुआ था? यूएसएसआर टूट गया था। फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था? याद रखिएगा, वो अफ़गानिस्तान वाला जो ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म चलाया गया था बिल क्लिंटन साहब के द्वारा, वो है ये ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म। अगस्त 1990 ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म चलाया गया था, किसके द्वारा? ये मैंने आपको बताया। और 34 नेशन थे इसमें जो यूएसए के साथ मिलके किस पे हमला कर देते हैं? इराक पे। और क्यों हमला किया जाता है? क्योंकि इराक के अंदर इराक ने क्या किया था? कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया था। आपने अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ये दिखाया गया है। तो यूएसए ने इस पे हमला कर दिया था इराक के ऊपर। क्यों? ताकि कुवैत को उससे आज़ाद करवाया जा सके 34 देशों के साथ मिलकर। और उस टाइम कौन थे? जॉर्ज H.W. बुश, जिन्होंने क्या किया था? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने बिल क्लिंटन बोल दिया बाय मिस्टेक, वो इनके बाद आए थे। तो आप ये याद रखिएगा, जॉर्ज H.W. बुश ने ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म चलाया था। इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत रैपिडली। और अगस्त 1990 तक क्या हो गया? दुनिया इराक में किसका वो कब्जा, इराक में ने कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? फिर यूएन के साथ मिलके यूएसए की 34 नेशन और यूएसए ने मिलके किस पे हमला कर दिया? इराक पर, और कुवैत को उससे आज़ाद करवा दिया। ऑक्युपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट। इराक उस पर कब्ज़ा करना चाहता था कुवैत के ऊपर। क्यों? क्योंकि कुवैत में तेल के कुएँ अवेलेबल है, इस वजह से। After a year of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit its aggression, UN mandate liberation of Kuwait by forces। जब कई दिनों तक यूनाइटेड नेशन ने ये कोशिश की कि इराक को समझाया जाए और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको ये कहा जाए कि वो कुवैत को छोड़ दे, कुवैत पे कब्ज़ा ना करे, पर इराक नहीं माना। तो फिर यूएन ने क्या किया? अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। द US प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश हेल्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
फर्स्ट गल्फ वॉर याद रखिएगा क्या था, अ मैसिव कोalition, एक नंबर में अगर पूछ ले, अ मैसिव कोalition फोर्सेज ऑफ 34 कंट्रीज फोर्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ, इराक के खिलाफ, एंड डिफीटेड, उसको हराया किस लिए, ताकि वो इस कुवैत को आज़ाद करा सके, और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर। ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म क्या था, यूएसए इज़ द मेन इन्फ्लुएंसिंग इन इट, यूएसए मेन था, और नॉर्मन सचवर्जकोफ 75% उन्होंने ये इस मिशन का नाम जो को लीड कौन कर रहे थे, नॉर्मन सचवर्जकोफ, और इस मिशन के अंदर 75% फोर्स जो मिलिट्री गई थी इराक के अंदर वो किसकी थी, यूएसए की थी। सद्दाम हुसैन हैड प्रोमिस्ड द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, द इराकी फोर्सेज वर क्विकली डिफीटेड एंड फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम कुवैत, और कुवैत में सद्दाम हुसैन ने अपनी हार मान ली और कुवैत को आज़ाद कर दिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब ये हम इस आपसे और नहीं लड़ सकते, और अब हम कुवैत को क्या कर रहे हैं, आज़ाद कर देते हैं। करना ही पड़ता, नहीं तो फिर यूएसए बैंड बजा देता सद्दाम हुसैन की। मिलिट्री पावर ऑफ यूएसए इज़ मोर देन एनी अदर स्टेट, दुनिया भर में मिलिट्री पावर यूएसए की किसी और मुल्क से बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट बॉम्ब्स इज़ यूज्ड बाय यूएसए, यूएसए के द्वारा स्मार्ट बम यूज़ किए गए, जिसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वार, क्योंकि एक बटन दबाया और बमों की बारिश कर दी इस तरह से, इसीलिए इसको कंप्यूटर वार कहा जाता है। द वार हैव लाइव कवरेज ऑन टीवी एंड इट इज़ कॉल्ड वीडियो गेम वार। जब ये वॉर हो रहा था इराक यूएसए के बीच में, तो दुनिया इसको घर पर अपने टीवी में देख रही थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, वीडियो गेम वार भी कहा गया। तो ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है कि वीडियो गेम वार किसको कहा गया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म को। यूएसए हैव रिसीव्ड ह्यूज फंड मिले यूएसए को, जर्मनी, जापान, सऊदी अरेब पेड यूएसए को बहुत पैसा मिला इस वॉर को लड़ने के लिए। द क्लिंटन ईयर्स, जॉर्ज H.W. बुश लॉस्ट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो हार जाते हैं 1992 में, और विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन क्या बनते हैं, ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इसके देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्लिंटन कैंपेन ऑन डोमेस्टिक रेदर देन फॉरेन पॉलिसी, क्लिंटन का मेन इशू क्या रहता था कि हम दुनिया भर के देशों पे क्यों अपना ध्यान दें, हम तो अपने देश का विकास करेंगे। क्लिंटन गवर्नमेंट टेंड टू फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज़, वो सॉफ्ट इश्यूज़ पर ध्यान दे रहे थे ना कि हार्ड इश्यूज़ पर। जॉर्ज H.W. बुश हार्ड इशू पर ध्यान दे रहे थे। क्लिंटन गवर्नमेंट टेंड टू फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज़ लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड ट्रेड रेदर देन ऑन हार्ड पॉलिटिक्स ऑफ मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी। क्लिंटन साहब का मेन फोकस इस पे था कि भाई देश को अच्छा बनाना है, ना कि हमें लड़ने या इन सब में अपना पैसा वेस्ट करना है। मिलिट्री पावर ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स, अब देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड ओकर्ड इन 1991 रेस्पॉन्स टू यूगोस्लेवियन एक्शन अगेंस्ट प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। जब यूगोस्लेविया टूटा था, हमने दूसरे चैप्टर में देखा था 4 हिस्सों में, मैंने आपको बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। द एयरफोर्स ऑफ नाटो कंट्री लीड बाय यूएसए बॉम्बर टारगेट अराउंड यूगोस्लेवियन फोर्ट, 2 मंथ तक नाटो के साथ मिलकर यूएसए ने उस पर बमबारी की, क्योंकि जो यूगोस्लेवियन के लोग थे अलग अलग प्रांत के, वो क्या होना चाहते थे, उससे अलग होना चाहते थे, इस वजह से। फोर्सिंग द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ Slobodan Milosevic एंड द स्टेशनिंग ऑफ नाटो फोर्सेज इन कोसोवो, और नाटो फोर्सेज ने अपना कब्जा कोसोवो में कर लिया। बॉम्बिंग जारी रही, और क्या हुआ फिर, जो यूएसए की एम्बेसीज थी क्लिंटन साहब के वक्त में हुई, ये चीज़ याद रखना, यूएसए की एम्बेसी जो नीरोबी केनिया और दरअसलम में थी तंजानिया में, उसके ऊपर बमबारी कर देता है कौन, अलकायदा के लोग। दीज बॉम्ब्स वर एट्रीब्यूटेड टू अलकायदा, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियाज़, इनके द्वारा इस पर बमबारी कर दी जाती है। विद इन द फ्यू डेज ऑफ द बॉम्बिंग ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक ऑन अलकायदा के ऊपर क्लिंटन साहब के द्वारा लगातार मिसाइलें दागी गई इराक के अफगानिस्तान के अंदर और सूडान के अंदर। क्यों? क्योंकि इन अलकायदा ने किस पे हमला किया था, उनकी एम्बेसी पे हमला किया था। इस वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट क्लिंटन साहब ने इनफाइनाइट रीच के नाम से एक ऑपरेशन चलाया और सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के सारे टेररिस्ट को अंदर घुस के मारा।
द यूएस डिड नॉट बोदर्ड अबाउट यूएन सेक्शंस, और यूएन सेक्शंस की यूएसए ने परवाह नहीं की, क्योंकि यूएसए की आन के ऊपर हमला हुआ था तो उसने तो जवाब देना था। इवन सम ऑफ द टारगेट्स वर सिविलियन, ना उसने सिविलियंस को देखा और हर जगह बमबारी कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ? ऑन September 9/11 एंड द ग्लोबल वार ऑन टेरर। ऑन 11 September 2001 फोर अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लू दैम इन। क्या होता है जब अरब से ये जो 4 प्लेन उड़ते हैं अमेरिका के लिए, इनको हाईजैक कर लिया जाता है अलकायदा के लोगों के द्वारा, और पहला प्लेन और दूसरा प्लेन नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के में बिल्कुल अंदर घुसा दिया जाता है बिल्डिंग के, जिससे 3000 लोगों की मौत हुई थी। इसमें बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी थी अमेरिका की हिस्ट्री में ये। थर्ड जो प्लेन था अलकायदा ने वो कहाँ गिराया था? पेंटागन बिल्डिंग में, एर्लिंगटन वर्जीनिया में। ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर के ऊपर ये थर्ड प्लेन गिरा था। और चौथा प्लेन जो कैपिटल बिल्डिंग पे यूएस की कांग्रेस पे गिराना था वहाँ नहीं गिर पाया वो, तो वो पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में गिरा। ये भी शुक्र है कि यहाँ पे वो बच गए चौथे वाले से, वरना देखो अलकायदा के लोग कितने मतलब गंदे थे, उन्होंने यूएसए पे इतना बड़ा हमला किया। देखो इसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी। द अटैक केम इन टू बी नोन एज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 9/11 मतलब 11 सितंबर, याद रखिएगा आप, उनके यहाँ मंथ पहले लिखते हैं। मोस्ट स्वेयर अटैक था ये यूएसए की हिस्ट्री में आज तक का। यूएसए ने रेस्पॉन्स में क्या किया इसके? जॉर्ज H.W. बुश के जो सन खड़े हुए इलेक्शन में, जॉर्ज W. बुश, याद रखिएगा, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वार ऑन टेरर द यूएसए लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और क्या लॉन्च होता है? कौन सा वो लॉन्च होता है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इट वाज अगेंस्ट, और इस ऑपरेशन के तहत क्या था? इट वाज अगेंस्ट ऑल दोज, ये किसके खिलाफ था ये ऑपरेशन? आप ये याद रखिएगा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? ये उन लोगों के खिलाफ था जो भी इस अटैक के पीछे थे, मेनली अलकायदा एंड तालिबान के लोग, और अफ़गानिस्तान में जो भी थे यूएसए ने उन सब पे अरेस्ट किया, उन्हें बमों से उड़ाया, सब कुछ किया यूएसए ने। द यूएस गवर्नमेंट मेड मैनी सीक्रेट अरेस्ट, और यूएसए ने दुनिया भर से लोगों को उठाया जो भी इस अटैक के पीछे थे, उन लोगों को या इस अटैक के पीछे होने का जिन पे शक था, सीक्रेटली उनको उनके देशों से अरेस्ट किया और एक सीक्रेट प्रिजन में ले गए। आप इसके लिए न्यूयॉर्क फिल्म है जॉन अब्राहम की, उसको देख सकते हैं, उसमें इसी की घटना को दर्शाया गया है। The US government made many secret arrests all over the world without the knowledge of the government of the person being arrested and transported secretly to secret prisons में उनको ले गई, बजाय उस देश की सरकार को बताए या उस व्यक्ति को बताए जिसे अरेस्ट किया। Some of them were brought to the गुंटानामो बे, और कुछ कैदियों को यहाँ लेके लाया गया गुंटानामो बे में। गुंटानामो बे यूएसए का नेवल बेस था क्यूबा के अंदर, जहाँ पे कैदियों को रखा गया। एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और उनको कोई भी कानून, कोई भी इंटरनेशनल कानून या इस तरह का कोई भी प्रावधान यूएसए ने नहीं दिया। इवन यूएन तक के लोगों को उन कैदियों से मिलने का अधिकार नहीं था। द इराक इन्वेजन, अब ये थर्ड है। ऑन 19 मार्च 2013 द यूएसए लॉन्च्ड इट्स इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से उन्होंने ये चलाया, जिसके तहत मोर देन 40 देशों को द यूएस लीड्स कोalition ऑफ विलिंग आफ्टर द यूएन। यूएसए ने दुनिया भर को ये कहा कि जो इराक है वो सीक्रेट बॉम्ब्स बनाने लग रहा है और आप हमारी मदद कीजिए, हम इराक को ख़त्म कर देंगे। पर यूएन ने मना कर दिया, और यूएन ने ये कह दिया कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, हम उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। यूएसए नहीं माना और 40 देशों के साथ मिलके उनके ऊपर हमला कर दिया। द ऑस्टेंसिबल पर्पज ऑफ द इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये वेपन बनाने लग रहा था, पर ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था, वो इस तरह का वेपन नहीं बना रहा था। सिंस देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक, इट वाज स्पेकुलेटेड दैट इन्वेजन वाज मोटिवेटेड फॉर देयर ऑब्जेक्टिव। तो ये जब कोई सबूत नहीं मिला इस तरह का, तो ये माना गया कि यूएसए अपनी मनमर्जी कर रहा था वहाँ पे, और उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव यूएसए का ये था कि इराक के ऑयल फील्ड पे कब्जा कर ले, और दूसरा उसको अपने फ्रेंडली बना ले।
इन दिस वार, इस वार के अंदर यूएसए के 3,000 सैनिक मरे और 50,000 इराकी सिविलियंस की डेथ हुई। सिंस द यूएसए लीड द इन्विजन, जब यूएसए ने इस चीज़ की शुरुआत की। यूएसए इन्विजन ऑफ इराक वाज बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर, दोनों था ये, कि इसकी यूएसए का इराक में दखल होने की वजह से जो मिलिट्री थी इराक की वो भी बर्बाद हुई और जो इराक की राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी बर्बाद हुई। वाट डज द हेजीमनी मीन्स, अब हेजीमनी का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने यूएसए ने क्या किया वो पढ़ लिया था। कंट्रीज वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, मतलब कि देश क्या है वो है पावर को रिटेन करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, उसी को मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल पावर को, ताकि दुनिया में बस उन्हीं का ही सिक्का बोले। दिस पावर इज इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सुपेरियरिटी। ये पावर इस फॉर्म में हो सकती है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें ज़रूरी समझना होगा कि दुनिया भर के देशों के बीच में पावर का विभाजन हुआ कैसे है, सत्ता बटी कैसे है। पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन सोवियत यूनियन एंड द यूएसए एंड देयर कैंप्स। इसके बीच में पावर्स बटी हुई थी, सोवियत यूनियन था, यहाँ पर यूएसए था। दुनिया के अंदर दो ही, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड ही बचा था वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद। द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर लेफ्ट द वर्ल्ड, अब जब यूएसएसआर टूट गया 1991 में तो दुनिया में बस एक ही बचा, क्या, यूएसए। अब दुनिया यूनिपोलर तो हो नहीं सकती, फिजिक्स कहती है कि दुनिया के 2 पोल तो होंगे ही होंगे। द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर लेफ्ट द वर्ल्ड विद वन सुपर पावर द यूएसए एंड द वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर, क्योंकि दुनिया में एक ही सुपर पावर बची जिसे हम यूएसए कहते थे। बट इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इंटरनेशनल सिस्टम विद ओनली वन कांट बी द पावर बाय द टर्म हेजीमनी। पर हम एक ही व्यक्ति को दुनिया भर में हेजीमनी है वो ही डोमिनेट कर रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया के 2 पोल तो होंगे ही होंगे। अब दादागिरी एज अ हार्ड पावर समझते हैं। द रूट्स ऑफ द वर्ड हेजीमनी लाइज इन द क्लासिकल ग्रीक वर्ड लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट, मतलब कि एक देश और सब पे राज करेगा। जैसे एथेंस करना चाहता था पूरे ग्रीस के ऊपर, तो तब सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया गया हेजीमनी का। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इन बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, दोनों टर्म में थी अमेरिकन मिलिट्री की। एब्सोल्यूट किस टर्म में थी? अमेरिका की मिलिट्री दुनिया में किसी भी दुनिया भर में अर्थ पर कहीं भी पहुंच सकती थी, इतनी उनके पास जानदार पावर थी। लेदली एंड इन रियल टाइम इट इज़ ऑन फोर्सेज आर सो मच शेल्टर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल फ्रॉम द डेंजर ऑफ वार, और वो किसी भी हद तक जा के लड़ने की काबिलियत रखते हैं। यूएसए अपने जीडीपी का 15% खर्च करता है, यानी वही नियर अबाउट, अगर हम 1500 का 15% 160-70 लाख करोड़ के आसपास, और इंडिया कितना खर्च करता है? 3.5 लाख या 4 लाख करोड़। देख लो कितना अंतर है यूएसए और हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बीच में। There is a qualitative gap, a technological chasm that no other power can at present conceivable span। और दुनिया भर में सिर्फ एक ही ऐसी थी जो कौन बच रही थी? यूएसए, और यूएसए की टेक्नोलॉजी को कोई भी फॉलो या कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इंपीरियल पावर थ्रू हिस्ट्री हैव चूज मिलिट्री फोर्सेस टू अकम्पलिश ऑन 4 टास्क, और 4 टास्क के लिए मिलिट्री को यूज किया गया। कन्क्योर, या तो उसके प्यार से उसे मना लो, या उसे धमकाओ, सज़ा दो, या पुलिस उसकी रक्षा के तौर पे। दुनिया भर में हेजीमनी की 4 तरीक़ों से यूज किया जाता है, या तो कन्क्योर के रूप में, डिटर के रूप में, पनिश के रूप में, या पुलिस के रूप में। हेजीमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर, ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स अ हेजीमन और डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। जब ये खुली हुई दुनिया, ये ओपन वर्ल्ड है, तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जो सब पर नज़र रख सके, और वो कौन था? यूएसए था। द हेजीमन मस्ट पासिस द एबिलिटी एंड द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश सर्टेन नॉर्म्स फॉर ऑर्डर एंड मस्ट सस्टेन द ग्लोबल स्ट्रक्चर। और हेजीमन के अंदर इतनी पावर हो कि वो क्या कर सके? दुनिया भर के देशों पे नज़र रख सके और अपना कंट्रोल उनके ऊपर बना सके, और अगर कोई भी आवाज़ उठाए तो उसको सज़ा भी दे सके। हेजीमन इन द सेकंड सेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द रोल ऑफ बाय द यूएसए इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स, और जो दुनिया भर के देशों को सामान भी प्रोवाइड करा सके, उनकी जनता को, जो गरीब देश हैं उसको भी हेजीमन कहते हैं।
जैसे फ्रेश एयर और रोड्स, ये सब चीज़ें हैं, ये सब ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं जिन पे सबका अधिकार होता है इन ग्लोबल कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड आर, एग्जांपल कौन से हैं पब्लिक गुड के, जैसे सी रूट जिस पे पूरी दुनिया का हक होता है, फ्री ट्रेड ओपन एरिया में, नवल पावर ऑफ यूएसए हेजिमन अंडर राइट्स द लॉ ऑफ सी एंड एंश्योर फ्री ट्रेड्स इन द ग्लोबल मार्केट। और दुनिया भर में व्यापार सही से चलता रहा, यूएसए की नेवी सी मतलब जो नवल पावर है वो इस चीज़ में देख रेख करती है, समुद्र में उनका माल ना लूट लिया जाए या इस तरह से जो भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सोमालियन पायरेट्स रहते हैं वो करते हैं इस तरह की चीज़ें। अनदर एग्जाम्पल, इंटरनेट रियलाइज ऑन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट। इंटरनेट किस पे डिपेंड है, जो सैटेलाइट का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है उस पे, और वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है अधिकतर, यूएसए के द्वारा। तो इंटरनेट इज़ आल्सो अ पब्लिक गुड। जीडीपी ऑफ यूएसए टू द वर्ल्ड इकोनॉमी इज, पूरी दुनिया के पैसों में मान लो अगर पूरी दुनिया में 100 रुपये हैं तो 24.3 रुपीज़ यूएसए के हैं, एंड 28 एंड 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यूएसए के पास आता है, और प्रेजेंट में ये 14% है। ठीक है, ये प्रेजेंट का डाटा है, ये बुक में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में इतना डाटा है। यूएसए इकोनॉमिक फीचर शेप्स द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर वे, और जैसे यूएसए चाहता है दुनिया भर की इकोनॉमिक सिस्टम वैसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब में फंडिंग करने वाला कौन है, यूएसए है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ हो, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं, यूएसए की हेजिमनी के प्रोडक्ट हैं। द फर्स्ट बिजनेस स्कूल भी यूएसए में बना था, पेंसिल्वेनिया में, जहाँ पे इस चीज़ की स्टडी की गई कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। हेजिमनी एज अ सॉफ्ट पावर, अब हम देखते हैं। द थर्ड साइंस ऑफ हेजिमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कॉन्स्टेंट, मतलब कि कंसेंट, दुनिया भर में सब उसकी बात को माने, ये भी हेजिमनी एज अ सॉफ्ट पावर है। हेजिमनी अराइज व्हेन द डोमिनेट क्लास और अ कंट्री कैन विन द डोमिनेटेड क्लास कंसेंट टू व्यू द वर्ल्ड इन अ मैनर फेवरेबली टू द असेंडेंसी ऑफ द डोमिनेंट क्लास। कहने का मतलब है हेजिमनी तब होती है जब एक व्यक्ति, एक देश तो किसी दूसरे देश की बातों को मानता है और चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, तो हेजिमनी डेवलप होती है। डोमिनेटेड क्लास जो डोमिनेट करता है उसकी बातों को मानता है। डोमिनेंट पावर डिप्लॉयज नॉट ओनली मिलिट्री के साथ साथ उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग भी उनके ऊपर थोपता है, जो डोमिनेट करता है। मिलिट्री से तो उन्हें दबा के रखेगा, इस साथ में उन पे अपना कल्चर भी थोपेगा डोमिनेटेड पे। कौन? जो डोमिनेट करेगा। अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कल्चर, दुनिया भर में वेस्टर्नाइजेशन आप जानते हो, हम सब भी जीन्स पैंट पहनते हैं, तो किस लिए? क्योंकि हम वेस्टर्नाइज को अपना चुके हैं। वेस्टर्नाइजेशन क्या है दुनिया भर में आज के दौर में? एक पावरफुल सॉफ्ट पावर है। कंसंट्रेट ऑन यूएसए हेजिमनी, तो यूएसए की हेजिमनी पे रोक कैसे, उसको चैलेंज कैसे किया गया? 9/11 के अटैक से किया गया, या इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चुअल, जो अपने ही देश के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी उन्होंने बना दी जो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं। तो अपने देश के अंदर से ही क्या होगा अगर यूएसए की सीनेट कोई या कांग्रेस कोई वो लेती है डिसीजन, तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव या जुडिशरी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो हेजिमनी पे इंटरनल क्वेश्चन ही हो जाएगा। ये होता है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट, और ऊपर था वो 9/11 वाला। इसके बाद मीडिया का फ्रीडम, टू मच फ्रीडम लोगों को, वो भी फिर अपने हक की बात करने लगते हैं, तो फिर हेजिमनी को चैलेंज होता है इंटरनली। द सेकंड कंसंट्रेट ऑन द अमेरिकन पावर इज आल्सो डोमेस्टिक एंड स्ट्रेस फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी लाइक अमेरिकन मीडिया क्रिटिसिज्म बाय द पीपल ईटीसी। एक्सटर्नल क्या होता है? देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल सिस्टम दैट कुड पॉसिबली मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ द अमेरिकन पावर दैट इज नाटो। और नाटो एक ऐसी संस्था है जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो के वो यूएसए की हेजिमनी को ख़त्म कर सकती है या उस पर दबाव बना सकती है। इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं यूएसए के साथ? इंडिया डिसाइड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहा और दुनिया भर के देशों से उसको जोड़ना चाहा, और वही आज हम कर रहे हैं। 1991 की अगर आप देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, वो किस लिए लाया गया था? ताकि इंडिया को क्या बनाया जा सके, पूरी दुनिया से ग्लोबलाइजली जोड़ा जा सके। This policy and India's impressive economic growth rate in recent year have made the country an attractive economic partner। और भारतीयों की तरक्की और भारतीयों की लगन को देखते हुए दुनिया भर में भारत का परचम लहराया जा रहा है, और यूएसए जैसे देश भी उस चीज़ को मानते हैं कि भारत का भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में।
द USA एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट, और जितना भी इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका 65% USA को करता है। 35% टेक्नोलॉजी, स्टाफिंग और ब्लॉकिंग इज एस्टिमेटेड टू बी द इंडियन ओरिजिन, और वहाँ पे जितने भी लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें से 30-35% लोग भारत के हैं। अब इस सोचने वाली बात है कि वो भारत में पढ़े और फिर वहाँ जाके नौकरी क्यों कर रहे हैं। तनख्वाह भी मैटर करती है और लाइफ स्टाइल भी मैटर करती है, इसलिए वो लोग वहाँ चले गए। अराउंड 40,000 ऑफ इंडियन वर्क इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका की है, इंडिया की बेंगलोर है, वहाँ की अमेरिका की सिलिकॉन वैली, IT वैली जिसको हम कहते हैं, 40,000 वहाँ पे इंडियन है। 15% ऑफ द हाईटेक स्टार्टअप, जो भी इंडिया में अगर 100 हाईटेक स्टार्टअप किए गए तो उसमें से 15% भारतीयों ने किए। पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज़्यादा भारतीय हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, भारत के लोग। दोज बिलीव्ड इन हार्ड पावर सेड दैट इंडिया शुड स्टे अवे फ्रॉम USA। जो हार्ड पावर में, मिलिट्री पावर में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि USA से दूर रहो, और जो अदर एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि USA के साथ रहो और अपने फ़ायदों को पूरा करो। और जो थर्ड ग्रुप है एनालिस्ट का, वो कहते हैं कि USA के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाओ और टाइम टू टाइम अपनी पावर को बढ़ाओ, और USA की हेजीमनी को क्या करो, ख़त्म करो और उस पर डोमिनेट करो। 3 आइडियोलॉजी हैं। पहले तो कहते हैं कि USA के साथ ना रहो, दूसरे कहते हैं कि उसके साथ रहो और अपना विकास करो, तीसरे कहते हैं कि उसके साथ रहो, दोस्ती करो, पर अपनी पावर डेवलप करो और उसके ऊपर डोमिनेट करो। इंडिया USA के ऊपर डोमिनेट कर पाएगा? कभी भी नहीं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप सोचिएगा क्यों। हाउ कैन हेजीमनी बी ओवरकम। तो हेजीमनी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट वर्ल्ड गवर्नमेंट। सबसे पहले तो यही कि दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो चैलेंज कर सके हेजीमनी को USA की। देयर आर सम रूल्स एंड नॉर्म्स कॉल्ड द लॉ ऑफ वार एंड रिस्ट्रिक्ट बट डू नॉट प्रोहिबिट वार। कुछ कानून हैं जो वार की डेफिनेशन को समझाते हैं, रोक लगाते हैं, पर वार को ख़त्म नहीं करते। नो सिंगल पावर इज़ एनी वेयर नियर बैलेंसिंग द US मिलिट्री। और कोई भी दुनिया भर में ऐसी पावर नहीं है जो USA को बैलेंस कर सके, USA का टक्कर ले सके। इंडिया, रशिया और चाइना अगर एक साथ आए तो USA की हेजीमनी को ख़त्म कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है। पर चाइना कम्युनिस्ट है और इंडिया से आपको पता ही है उसके कैसे रिलेशन है। तो फिर, और रशिया भी कम्युनिज्म या सोशलिज्म को फॉलो करता है, पर हम तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था हैं, तो हमारे से वो कैसे कभी भी सोच को डेवलप कर पाएंगे, कभी भी नहीं होगा मैच। तो इसीलिए आज भी दुनिया भर में बस कौन है, USA है जिसकी सब बात मानते हैं। द बंदवागन स्ट्रेटजी क्या थी। सम पीपल आर्ग्यू दैट इट इज़ द स्ट्रेटेजिकली मोर प्रीडुएंट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट हार्मोनी क्रिएट्स। अगर मतलब कि आप दूसरों के साथ जुड़े हुए हो तो अपना फ़ायदा देखो, अपना विकास करो, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करो, वो कैसे होगी जब आप व्यापार बढ़ाओगे। अपने देश में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को बढ़ाओ ताकि आपका विकास हो, आपके देश में फॉरेन रिजर्व आए और फिर आपके देश के लोगों को रोज़गार मिले, गरीबी घटे और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों का बढ़े। हाइड क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम USA से दूर रहो और उससे बातचीत ना करो बिल्कुल भी। इंडिया हैव चैलेंज फ्रॉम, पर फिर हमारे दूसरी तरफ ये मुसीबत आ जाती है, हमें चाइना और पाकिस्तान चैलेंज करते हैं, तो फिर USA है या USSR है जिससे हम मदद ले सकते हैं अपनी। तो समस्या असल में एक नहीं है, कई सारी है इंडिया के सामने भी वो, इसीलिए इंडिया भी अब कुछ नहीं कर सकता ऐसे केस में। NGOs, मीडिया, डिप्लोमेट्स, आर्टिस्ट्स में क्रिटिसाइज द हेजीमनी ऑफ USA। ये करते हैं USA की हेजीमनी को क्रिटिसाइज देश की मीडिया ही, जैसे CNN है वहाँ का चैनल। तो एक आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, रेजिस्टेंस। सीधा रोक लगाओ और जो भी वो काम करे उस पर उसका डोमिनेंसी को ख़त्म करो। तो इस चैप्टर में इतना ही था हमारे पास गाइज। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई पॉइंट इसमें रह गया या कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें उसे बताइएगा ताकि हम उसे करेक्ट कर लें। और अगर आपका कोई फर्दर सजेशन है हेजीमनी शब्द से रिलेटेड या US हेजीमनी से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको आने वाली वीडियोज़ के ज़रिए और लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है गाइज़, धन्यवाद। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा आप बता दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है गाइज़, धन्यवाद।